गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी। और अभी हमारा नया टॉपिक जो है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस में केवल एक उत्तल लेंस होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो उत्तल लेंसों को काम में लिया जाता है। हमने पतले लेंसों के संयोजन में पढ़ा था कि जितने अधिक लेंसों को आप काम में लेते जाओगे उतनी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी सूक्ष्म वस्तुओं को उच्च आवर्धित देखने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग में हमने दो लेंसों का उपयोग क्यों किया, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो लेंसों के उपयोग से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमें अत्यधिक आवर्धित प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कि यहाँ पर हमें दो उत्तल लेंस लेते हैं। एक उत्तल लेंस कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक वाला होता है, ये कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है जो वस्तु की ओर होता है, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी बड़ी और द्वारक भी बड़ा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, ये आंख की ओर होता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी में अंतर होता है और यहाँ पर इन दोनों लेंसों का समायोजन एक नली के दो सिरों पर होता है, जिसमें एक तरफ छोटा लेंस और एक तरफ बड़ा लेंस लगा हुआ होता है। नली के दोनों सिरों के बीच में एक दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, जैसे आपने दूरबीन में देखी होगी कि बीच के अगर गोले को घुमाते हैं तो लेंस आगे पीछे खिसकता है, तो उसी तरह से इसमें भी दंड चक्रीय व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से लेंसों का समायोजन आगे पीछे किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अभिदर्शक का द्वारक छोटा इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रकाश होता है वो प्रकाश अत्यधिक सूक्ष्म वस्तु के द्वारा आता है, इसलिए वहाँ पर द्वारक को छोटा लिया जाता है। और अगर दोनों के ही द्वारक छोटे ले लिए जाएं, दोनों की फोकस दूरियां अगर कम ले ली जाए तो फिर क्या होता है, फिर आवर्धन क्षमता कम प्राप्त होती है, जबकि हमें आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त करनी है। इसलिए नेत्र की ओर लगे हुए लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि हमें आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त हो। ओके, अब इस उपकरण का समायोजन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था हमें दिखाई गई है वो व्यवस्था क्या है उसको हम एक बार चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस देखते हैं जिसका द्वारक कम है, फोकस दूरी कम है, ये अभिदृश्यक लेंस है। यहाँ पर ये द्वारक बड़ा है, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। और यहाँ पर ये प्रेक्षक है जो यहाँ से स्थिति को देख रहा है। तो सबसे पहले हम एक वस्तु लेते हैं AB, जिसे अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस से UO दूरी पर रखी हुई है। लेंस का समायोजन इस प्रकार से करते हैं कि इस बिंब का प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हो। यहाँ से हम क्या करते हैं, दो किरणें निकालते हैं। एक किरण तो सीधी प्रकाश केंद्र से गुजरती है, हम जानते हैं प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। तो दोनों किरणें कहाँ मिलती है, जाकर B' पर। तो इसका मतलब ये जो AB है, इस AB का प्रतिबिंब हमें A', B' पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, यानी कुछ आवर्धित प्रतिबिंब हमें A', B' प्राप्त हो जाता है। अब ये A', B' इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, बिंब का। तो यहां से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर जाकर गिरती हैं और यहां से इनका अपवर्तन होता है और ये इस दिशा में निकल जाती हैं। इसी तरह से यहां से चलने वाली एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र को क्रॉस करती हुई आगे चली जाती है, लेकिन अब ये प्रेक्षक के नेत्रों पर जाकर मिलती नहीं है तो वहां पर प्रतिबिंब बनता नहीं है वास्तविक। तो फिर हम क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यानी इन किरणों को आभासी रूप देते हैं। जब ये किरणें पीछे की ओर बढ़ती हैं तो पीछे की ओर बढ़कर ये किसी एक बिंदु B' पर आकर मिलती हैं, जहां पर हमें इस बिंब A', B' का, बिंब किसके लिए, नेत्रिका के लिए, तो नेत्रिका के लिए बिंब A', B' का एक बड़ा आवर्धित और स्पष्ट आभासी प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। ठीक है, जो हमें चाहिए था। तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब जो यहाँ पर ये A', B' बना है, ये समायोजन हम इस तरह से करते हैं कि ये समायोजन जो A', B' बना है ये हमेशा किसके बीच में है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य। क्योंकि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य अगर कोई भी बिंब रखा जाता है तो उसका आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में भी देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके द्वारा इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो आवर्धन क्षमता लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आवर्धन क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। और स्मॉल m इक्वल्स क्या होता है,
प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अपॉन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों के द्वारा बने हुए दर्शन कोण कितने हैं। तो यहां सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि यहां इस प्रकाशिक केंद्र से अगर मैं एक ट्राइंगल का निर्माण करता हूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कोण मैं मानता हूं बीटा, इस कोण को हम क्या मानते हैं बीटा, और इस प्रकाशिक केंद्र से ये एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक है, तो मेरा दर्शन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है बीटा बाई अल्फा। ठीक है, वापस वही चीज कि अगर कोण अल्प हैं तो बीटा लगभग बराबर हो जाएगा tan बीटा के और अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा tan अल्फा के। तो यहां पर इसको अप्रॉक्स रूप में लिख देते हैं हम, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब जब हम tan बीटा की बात करते हैं तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये त्रिभुज देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो हम इस त्रिभुज को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका a डैश b डैश अपॉन a डैश o डैश, ये तो tan बीटा हो गया आपका। ठीक है, और tan अल्फा क्या हो जाएगा ab अपॉन ao, ये tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जब हम ao की बात करते हैं तो AO क्या है, यहां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल D से। अब चूंकि ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है इसलिए इसको -d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं -d से। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट करते हैं, तो m इक्वल्स टू ये हो गया आपका a डैश b डैश बाय a डैश o डैश अपॉन ए बी बाय -d। ये -d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अब चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं, तो a डैश o डैश, ये a डैश o डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ue, तो ये a डैश o डैश इक्वल्स टू -ue, क्योंकि वही आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो अब फाइनली m इक्वल्स क्या हो गया आपका, फाइनली m इक्वल्स हो गया आपका a डैश b डैश बाय ए बी, ये -d ऊपर चला जाएगा तो -ue, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो d बाय ue। ठीक है, ये आपका m आ गया, m इक्वल्स टू a डैश b डैश बाय ए बी इंटू d बाय ue। ठीक है, अब a डैश b डैश बाय ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहां पर देखते हैं, देखो हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से कंसीडर करते हैं, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए बी ओ, और एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को जब कंसीडर करेंगे तो दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों कोण समान है, तो ये दोनों समरूप हैं। अब अगर ये दोनों समरूप हैं तो उस कंडीशन में इनके भुजाओं के रेशो, साइड्स के रेशो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। अब ए डैश ओ की बात करते हैं तो ये ए डैश ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वी ओ। ठीक है, तो वी ओ क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अपॉन क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के उधर चल रहे हो आप, आपतित किरण की दिशा में,
और जब इधर आओगे तो माइनस यू ओ, तो ये a डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई, तो उस वैल्यू में इसे पुट कर दो m वाली वैल्यू में, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ माइनस का इंटू डी अपॉन यू ई। तो ये आपके किसकी वैल्यू निकल के आ गई, m की वैल्यू। ठीक है, तो अब इस m की वैल्यू के लिए हम दो स्थितियां लेते हैं, दो सिचुएशन कंसीडर करते हैं। जो आपने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाला है, इस आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले के लिए बहुत सिंपल है, ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं है, सिंपल रेस जो चल रही हैं उन रेस के हिसाब से हमें पूरी कैलकुलेशन करनी है। तो अब जो हमने आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाला है m इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई, तो इसमें भी हम टू कंडीशंस लेके चलते हैं। तो टू कंडीशंस क्या क्या लेते हैं देखिएगा, दो स्थितियां लेते हैं हम यहां पर। केस वन, ठीक है, तो केस वन लेते हैं इस जगह पे। तो केस वन में हम कहते हैं कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो उस कंडीशन में VE इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस डी। ठीक है, VE इक्वल्स माइनस डी हो गया। तो अब अभिनेत्र लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई। ये फॉर्मूला होगा लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई। ठीक है, तो अब समझो यहां पर हमने कहा कि जो VE है, VE क्या है, ये VE कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो VE तो तुम्हारा बराबर हो गया माइनस डी के। ठीक है, और UE बिंब है, तो UE किसके बराबर हो जाएगा यहां पर, माइनस UE के। चिन्ह परिपाटी काम में ले रहे हैं ना हम, तो UE बराबर हो गया माइनस UE के। वन अपॉन एफ ई फोकल लेंथ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो वन अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस डी और प्लस UE, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन UE। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन UE इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। यहाँ से वन अपॉन डी कॉमन ले लो, तो वन अपॉन डी कॉमन लोगे तो डी बाय एफ ई प्लस वन, इस डी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो डी बाय यू ई इक्वल्स टू वन प्लस डी बाय एफ ई। तो अब जो आपका m का फॉर्मूला था, m का फॉर्मूला क्या था, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाय यू ई। तो डी बाय यू ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो m इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ वन प्लस डी बाय एफ ई। तो ये आपके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया। कब, जबकि वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उस अवस्था में आपका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम केस सेकंड लेते हैं। सेकंड केस क्या लेते हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्या कहते हैं हम, कि जो अंतिम प्रतिबिंब है आपका वो कहां बने, अनंत पर। तो अब अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो डेफिनेटली जो बिंब होगा वो कहां रखा हुआ होगा, फोकस पर। तो अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर रखा है तो जो उसका बिंब है वो कहां रखा हुआ है, फोकस पर। U इक्वल्स टू एफ ई, तो डायरेक्ट m का फॉर्मूला लगा दो। तो m का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। तो यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई। तो इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब आएगा, जब आपका बिंब कहां प्रतिबिंब कहां रखा हुआ होगा, अनंत पे।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं हम कि अगर हम नलिका की कुल लंबाई की बात करते हैं, यानी यहाँ से और यहाँ तक की, ये अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो आपकी जो नलिका की कुल लंबाई होगी नलिका की कुल लंबाई L इक्वल्स टू यहां से और यहां तक की जो दूरी है, यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये तो है आपकी VO, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये है UE, ठीक है। तो यहां पर हम चाहें तो जब हम कुल फोकल लेंथ की बात करते हैं तो यहां से और यहां तक ये तो हो गई FO और ये दूरी हो जाएगी आपकी FE, तो कुल मिलाकर FO प्लस FE। भाई ये दूरी तो कितनी हो गई FO, और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी FE। तो L इक्वल्स टू टोटल लेंथ किसके बराबर हुई VO प्लस FO प्लस FE के। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो हमें ये बताता है कि अगर हम लेंसों का परस्पर संयोजन कर देंगे तो लेंसों के परस्पर संयोजन से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित होता हुआ चला जाएगा, यानी उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।